हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। हाँ, इस बात का बहुत दुख होता है कि इंसान इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है पढ़ाई के लिए, और पता चलता है कि पेपर ही लीक हुआ है, तो दुख तो होता है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा RO उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हुआ। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, वो भी लीक हो गया। अब इसमें बच्चों का क्या कसूर है जो पढ़ने वाले हैं। फिलहाल दुख तो होता है यार। अब देखते हैं आयोग और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। जो भी निर्णय होगा सबको मानना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन पढ़ाई तो भाई करनी पड़ेगी। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक YouTube पे अपना चैनल बनाया जाए, जिसके माध्यम से कुछ कही अनकही कहानियाँ या फिर इतिहास, भूगोल, इन सब की बातों भी किया जाए। तो इसी के कड़ी में हम YouTube पे अपनी पहली क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम उत्तर प्रदेश विशेष से प्रारंभ करेंगे। आपको पता ही होगा कि वर्तमान में लगभग सभी परीक्षाओं में जो हमारे उत्तर प्रदेश में आयोजित होती हैं, उनमें यूपी स्पेशल का महत्व काफ़ी बढ़ गया है आए हुए कुछ दिनों में। तो उसी को देखते हुए हम आज यूपी स्पेशल का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास आप चाहे PCS की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी SSSC आयोग से होने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिसमें उत्तर प्रदेश पूछा जाता है, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश का ये पहला लेक्चर। हम आपको बता दें कि इसको समझने के लिए हमने इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। फ़िलहाल इसका PDF तो हम किसी एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल में बनाएंगे अभी, तो उसमें प्रोवाइड करवा देंगे। फ़िलहाल आप लोग नोट्स बना लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर है। हाँ, पीछे थोड़ा सा साउंड का इशू होगा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो क्वार्टर है तो वो हमारे रेलवे कॉलोनी है, तो उसमें जो है बगल में स्टेशन है, तो पीछे का साउंड थोड़ा सा आएगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष बिल्कुल बेसिक से, ठीक। सबसे पहले हम इसके बात करेंगे इतिहास की, कि हमारा जो इतिहास है, तो इतिहास में उत्तर प्रदेश का स्थान कहाँ कहाँ आता है, कहाँ कहाँ नहीं आता है, उसके स्थल कहाँ हैं, कहाँ से किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल के पेपरों में आप देखते हैं कि स्थान पूछता है, वह स्थान उत्तर प्रदेश में है, ये तो ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है उसका मिलान कीजिए। या ऐसे कर देगा, या 4 स्थान दे देगा, उसको बोल देगा कि पूरब से पश्चिम की ओर लगाइए, या तो बोल देगा उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए। तो वही सब क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में अगर आप बारीक से जानकारी रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका यूपी स्पेशल का इतिहास, ठीक। यूपी स्पेशल का इतिहास स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा अभी हमारा
आवाज़ उतनी अच्छी नहीं जाएगी, बेसिक है, स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्लास है, धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। ठीक, तो आप जानते हैं इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, तो प्रागैतिहासिक में ये सब आप लोग इतिहास में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा हम इसका बेसिक लेकर चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा इसका जिक्र होगा। ठीक, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि वहाँ इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक, मानव उत्पत्ति समय, इसका अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे तो इसका टाइमिंग आपका मानव उत्पत्ति जब से हुई है, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, मानव उत्पत्ति जब हुई है उससे 3000 ईसा पूर्व के बीच तक आपका प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल की घटनाएं हैं, जैसे स्थल है बुर्ज हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर हमने ले लिया है। तो वहाँ से क्या मिला था, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, और यहाँ से गर्दावास मतलब कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं, मिला था। सॉरी। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, ठीक है, विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया। ठीक, अब इसका काल माना जाता है आपका 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, ईसा पूर्व BC। अगला देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल तो आप लोग अच्छे से पता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तथा उन्हें पढ़ा भी गया है। ठीक, ऐतिहासिक काल मतलब 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से बाद के बाकी जितने अब तक चल रहे हैं सब ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ठीक, 600 के बाद आपके वैदिक धर्म भी स्टार्ट हो गए थे। ठीक, तो आर्य लोग आए, फिर मौर्य वंश स्टार्ट हुआ, हर्यक वंश, सब ये सब है, क्रम है। तो इसकी चर्चा हम इतिहास में ही करेंगे, बाकी यहाँ हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। ठीक, तो अब इसके बाद पाषाण युग, ऐतिहासिक काल को भी बांटा गया। तो ऐतिहासिक काल में पाषाण काल हो गया, जिसमें 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल को भी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न आपको आते हैं कि पूरा पाषाण के समय उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से थे। तो आपके सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी और एक चकिया चंदौली है। ठीक है, सिंगरौली और बेलन आपका सोनभद्र में पड़ जाएगा और चकिया चंदौली वाराणसी के पास है। ठीक, सिंगरौली सोनभद्र में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ये जानते रहिएगा। कभी कभी पूछता है सिंगरौली कहाँ है, तो एक्चुअली क्या है कि इसका कुछ विस्तार मध्य प्रदेश में भी है, तो मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में देता है, लेकिन अगर आपका उत्तर प्रदेश सोनभद्र दिया है तो पहला उत्तर वही होगा। हाँ, सोनभद्र अगर नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र नहीं दिया है, तब आपका मध्य प्रदेश हो सकता है। नेक्स्ट है बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी। तो यह सोनभद्र से निकलने वाली बेलन नदी में स्थित है। तो बेलन नदी किसकी एक सहायक नदी होती है, टोन्स की सहायक नदी है बेलन नदी, जानते रहिएगा। और इसकी खोज GR शर्मा द्वारा किया गया है। ठीक, और यहाँ से निम्न मध्य उच्च पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहन दानाला के समीप अस्थि से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये किसी एग्जाम में पूछा था, इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक, यहाँ के निवासी प्रारंभ में क्वार्टजाइट से बने औजार का प्रयोग करते थे, परंतु बाद में जैस्पर, ये सब एक धातु होते हैं जिनसे आप धातु औजार बनते हैं, तो इनका प्रयोग बताया गया है। ठीक, तो ये आपका पूरा पाषाण काल के हो गए। बाद में देखते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। महदहा, इसको महादहा भी कहते हैं। सराय नाहर राय, दमदमा हो गया, चौपानी मांडो हो गया, लेखैया हो गया। ठीक,
तो इसका मेन यहाँ से ये नहीं पूछता है कि इससे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, इसका आजकल ये पूछ रहा है इनके मिलान करने के लिए स्थान दे देगा, बोलेगा यहाँ से मिलाइए कहाँ है, किस जिले में है उत्तर प्रदेश का, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो महादहा कहाँ है भैया, प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ महादहा में यहाँ से क्या क्या मिला है, युगल समाधियाँ मिली हैं। तो युगल समाधियाँ हैं तो जाहिर सी बात है सती प्रथा का साक्ष्य भी यहीं से मिलेगा, क्योंकि वो युगल समाधियों का मतलब ही यही है। हड्डियों से बने औजार मिले हैं, सिलबट्टे का साक्ष्य भी मिला है, ये ध्यान दीजिएगा, महादहा से मिला है। ये नया क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है किसी एग्जाम में। सराय नाहर ये भी प्रतापगढ़ में है, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं, झोपड़ी के अंश मिले हैं, वहाँ पे अस्थाई निवास स्थान, समाधान मिले हैं, समाधान मिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि इसके जो सिर होते हैं ना पश्चिम की ओर होते हैं और पैर जो होता है पूर्व की दिशा में होता है, ये विशेष है इसकी। आजकल को तो हम लोग की तरफ उत्तर से दक्षिण होता है, समाधान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उत्तर से दक्षिण होता है, लेकिन सराय नाहर में जो मिले हैं 100 उनके साक्ष्य से ये पता चलता था उनके सिर पश्चिम की ओर होते थे, पैर जो होता है पूर्व दिशा में होता है। और 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, युद्ध का तथा मानवीय आक्रमण से स्पष्ट साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियां भी मिली हैं। ठीक, मतलब ऐसा लगता है कि मांस पका के धीरे धीरे खाने वाले हैं सब। दमदमा ये भी प्रतापगढ़ है, तो मतलब ऊपर के तीनों महादहा, सराय नाहर और दमदमा ये सब प्रतापगढ़ से हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से। हड्डियों से बने वाराणक, तो वाराणक भी एक प्रकार का औजार ही होता है, गर्त चूल्हे के साक्ष्य। चौपानी मांडू ये प्रयागराज के मेजा तहसील के पास है। ठीक है, झोपड़ियों तथा मिट्टियों के बर्तन के अवशेष यहाँ से मिले हैं। देखिए हमारा पढ़ाने का ये टॉपिक, ये उद्देश्य यही है कि जो इतिहास में हमारे उत्तर प्रदेश के स्थल हैं उनके बारे में आप एक बार जानकारी रख लीजिए कि कौन कौन से स्थल हैं और ये कहाँ से, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। ठीक, लेखैया, तो लेखैया ये विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है। विंध्य क्षेत्र मतलब विंध्याचल वाले इलाका, विंध्याचल आपका जानते हैं मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक, तो लेखैया मिर्ज़ापुर स्थित है, यहाँ से 27 मानव कंकाल की अस्थियाँ मिली हैं ऐसा माना जाता है। ठीक, 2 हो गया। तीसरा है आपका नवपाषाण स्थल। आप जानते हैं कि कृषि के साक्ष्य और पहिए का चलन ये सब नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो अब नवपाषाण काल में कृषि से रिलेटेड आपके 3 तथ्य मिलते हैं। एक होता है मेहरगढ़, लहुरादेव, कोल्डिहावा। ठीक है, तो मेहरगढ़ तो ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक, बाकी ये दोनों आपके यूपी में है। ये लघुरा नहीं है, लहुरा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, लहुरा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कृषि का विकास, आविष्कार, पहिए का आविष्कार तथा मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति इसी काल में मानी जाती है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित से प्राप्त हुआ था। कहाँ क्या क्या मिला था, वहाँ से गेहूँ और जौ मिला था। ठीक है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के समय। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब समझिएगा। परंतु नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर यहाँ लहुरा ले दिया, लहुरा देव। ठीक, लहुरा देव ये आपका स्थान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। संत कबीर नगर में है लहुरा देव। ठीक, से प्राप्त हुआ है। ये 9000 से 8000 ईसा पूर्व, मतलब इसके पहले प्राप्त हुआ है। ठीक, अभी हाल फिलहाल में खोजा गया, पहले खोजा गया था बलूचिस्तान वाला, लेकिन अभी खोजा गया है ये लहुरा देव। ठीक है, और ये इससे पहले पाया जाता था लहुरा देव में, क्योंकि यहाँ ईसा पूर्व देखिए 7000, ये 9000 से 8000 के बीच में। ठीक, जबकि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य, ये सब ये गेहूं जौ वाले हैं, चावल का साक्ष्य कह ले या चावल की भूसी कह ले तो ये कोल्डिहावा से मिला है। ठीक, कोल्डिहावा कहाँ है आपका, प्रयागराज के पास, बेलन नदी घाटी जो पड़े थे ऊपर वहाँ पे है। तो इन दोनों के बाद 6500 ईसा पूर्व में आपका चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक,
आगे बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक, अब आद्य ऐतिहासिक काल कहिए चाहे इसको हड़प्पा सभ्यता कहिए। ठीक, अब हड़प्पा सभ्यता इस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं मेरठ और सहारनपुर। ये हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा स्थल थे या आद्य ऐतिहासिक काल के स्थल थे वो मेरठ और सहारनपुर थे। ये ग्राफ आपको पता ही होगा कि जो हमारा हड़प्पा खुदाई हुई थी, मोहनजोदड़ो, तो ये सब उसमें आपके 4 क्षेत्र बांटे गए थे। सबसे पूर्वी आपका आलमगीरपुर था यूपी का, पश्चिमी सुदका गैंडोर था पाकिस्तान का, और सबसे उत्तरी मांडा, ध्यान दीजिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर का, और सबसे दक्षिण में माना जाता है दैमाबाद महाराष्ट्र का। ठीक, तो हमें पढ़ना है किसके बारे में? आलमगीरपुर के बारे में, जो हमारा उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह विशेष ध्यान दीजिएगा भैया, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा। ठीक, थोड़ा सा ट्रिक से अपना जो भी याद किया करिए ना, अपने दिमाग में इमेज बनाया करिए उसका। ठीक, क्योंकि वहाँ पर जाके ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही आप टिक किया करिए। ठीक, हिंडन नदी और यज्ञदत्त शर्मा कहाँ के हैं? आलमगीरपुर का। ठीक, मेरठ जनपद में है। सन इम्पोर्टेंट नहीं है, 1958, फिर भी देख लीजिएगा। और आलमगीरपुर को परशाराम का खेरा भी कहा जाता है, किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है ये, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी, कटोरी के टुकड़े, मनके, मिट्टी के बर्तनों पर मोर तथा गिलहरी के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, कुछ अन्य बस्तियाँ भी आती हैं, पूछ लेता है मिलान करने के लिए। ठीक, तो हुलास फेमस है, हुलास सहारनपुर हो गया, मांडी गांव मुजफ्फरनगर। अभी ऊपर हमने आपको बताया मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी ये मांडी अगर बोल देगा, गांव भी नहीं दे फिर भी मांडी दे देता कहीं कहीं, तो भी मुजफ्फरनगर हो जाएगा। कैराना शामली में है, बड़ा गांव बागपत में, मानपुरा बुलंदशहर में, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अब ऐतिहासिक काल, जहाँ पर लोहे के काम स्टार्ट हो गए, मतलब इसको क्या बोला जाता है? लौह का युग। ठीक, लोहे का युग, लौह काल। ठीक, तो इसके प्रमुख स्थल थे। तो ऐतिहासिक काल में हम सीधा चलते हैं महाजनपद काल में। ठीक, देखिए हम जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़े होंगे, फिर उसके बाद सैंधव सभ्यता पढ़े होंगे, फिर महाजनपद काल, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो हम सबको ऐसे ही लेकर चलेंगे, उसमें से हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को उठा लेंगे। ठीक, जैसे हड़प्पा सभ्यता में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा स्थान फेमस था हमने लिया, ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट था हमने ले लिया, नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से थे हमने ले लिया। अब हम महाजनपद काल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और ये उल्लेख 2 जगह मिलता है, एक मिलता है अंगुत्तर निकाय में और एक मिलता है भगवती सूत्र में। तो जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्धों का है और जो भगवती सूत्र है वो जैन ग्रंथ का है। ठीक, अब इस 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से 8 महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 उत्तर प्रदेश में है, आधा। ठीक, तो 8 वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में। तो कौन कौन सा है और उसकी राजधानी क्या है और उसका वर्तमान क्षेत्र क्या है, बस ये ध्यान देना है। ठीक, जैसे पहला है काशी। ठीक, तो इसका काशी तो आप जानते हैं वाराणसी क्षेत्र है और राजधानी भी वाराणसी ही थी। तो काशी उस समय शिक्षा, समृद्धि तथा शिल्प व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी का एक सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था, इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कौशल पर विजय। हालांकि जानते रहते हैं कौशल और काशी इन दोनों में काफ़ी युद्ध होते रहे हैं। ठीक है, कभी उसको हराया, उसका राजा उसको हराया, तो कभी उसका राजा उसको हराया, लेकिन फाइनली जो था ना, कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, शक्तिशाली अंग था ऐसे कह लीजिए। ठीक है, तो शक्तिशाली था ये कौशल, फाइनली कौशल उस पर विजय प्राप्त किया है काशी पर। ठीक, फाइनली अगर पूछा जाए तो फिलहाल इसका जो
शासक था काशी का ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त किया था। ठीक, पहला हो गया काशी, ठीक, वाराणसी। दूसरा कौशल, तो कौशल आपका वर्तमान क्षेत्र जो है अवध क्षेत्र, अवध बोले तो फैजाबाद मंडल। ठीक, इसकी दो राजधानी थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। ठीक, उत्तरी में श्रावस्ती थी और दक्षिणी में साकेत। ठीक, और कौशल का एक राजा थे भैया महाकौशला देव ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा अपनी पुत्री, अच्छा इनके पुत्री का नाम भी उन्हीं के नाम पर है, महाकौशला देवी का विवाह बिंबिसार से किया तथा काशी दान में दिया। अच्छा, ये बिंबिसार क्या है आपको बताएंगे बाद में, हम जानते रहिएगा। ये हर्यक वंश का संस्थापक है ये। ठीक, जो एक मान्य वंश से स्टार्ट होता है इतिहास में, हर्यक वंश पहला मान्य वंश से ही माना जाता है, तो उसका संस्थापक था ये बिंबिसार। ठीक, तो काशी दान में दिया था इनको, बिंबिसार को। अगला है कुरु। कुरु मतलब भैया इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। ठीक, और वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे है कुरु का? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, कुरु भगवान मतलब इंद्र भगवान। ठीक, इसका ऐसे थोड़ा सा दिमाग से याद करिए, याद हो जाएगा। पांचाल क्षेत्र इसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक, तो ये रू का लिखे हैं, ये रुहेलखंड लिखना था हमें, हाँ रुहेलखंड के ये सब अभी जब पढ़ाएंगे फिजिकल तो उसमें बताएंगे रुहेलखंड कहाँ है, बघेलखंड क्या है, बुंदेलखंड कहाँ है, तो ये सब बातें होंगी। और इसकी पांचाल की राजधानी भी दो प्रकार है, नॉर्थ है अहिछत्र और साउथ है काम्पिल्य। ठीक, काम्पिल्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछता है यदि, एक बार ध्यान दीजिएगा। काम्पिल्य वर्तमान में फर्रुखाबाद है और अहिछत्र वर्तमान में बरेली है। ठीक, और ये काम्पिल्य आपका गंगा नदी के किनारे है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आपसे पूछता है कालपी। ठीक है, ये कालपी यमुना नदी के किनारे है। किसी एग्जाम में मैंने ये गलती किया था। ठीक, पूछा था कालपी और हमने लगा दिया गंगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। काम्पिल्य जो है वो गंगा नदी के किनारे है, ठीक, जो फर्रुखाबाद में है, और जो कालपी है वो यमुना नदी के किनारे है। ठीक, अगला सूरसेन। सूरसेन का वर्तमान क्षेत्र है मथुरा के आसपास का, राजधानी भी मथुरा हो गई। वत्स का वर्तमान क्षेत्र है इलाहाबाद और बांदा, राजधानी कौशाम्बी, यमुना नदी के किनारे है कौशाम्बी। मल्ल जो होता है वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे है इसका? नीचे वाला वर्तमान क्षेत्र देवरिया जिला, राजधानी कहाँ है? कुशीनगर या कुशीनारा भी बोलते हैं इसको, और पावा। और अंतिम है 8वां चेदी वंश। ठीक, तो चेदी का क्षेत्र इस समय बुंदेलखंड क्षेत्र है और राजधानी सुक्तिमती है। तो ये आपके 8 महाजनपद हो गए। इन 8 की राजधानी और नाम एक बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। और इनसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे एग्जामों में तो यही पूछ लेगा कि 16 महाजनपदों में कितने उत्तर प्रदेश में है, तो 8 है, आधा। ठीक, बाकी पीसीएस में आपके राजधानी मिलाने के लिए आता है। तो अच्छा, ये देख लीजिए, आपके पास नक्शा भी ये दे दिया है, देखिए नंबरिंग भी कर दिया। ये आपका काशी है, पहला काशी यहाँ पे है, दूसरा कौशल, तीसरा कुरु इंद्रप्रस्थ वाला, चौथा पांचाल, 5वां सूरसेन मथुरा वाला, 6वां वत्स और 7वां मल्ल, 8वां कहाँ गया? चेदी बुंदेलखंड वाला। ठीक, तो 1-2 बार इनको ध्यान से देखेंगे तो यूपी का नक्शा में भी लगा देंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो वहाँ पर अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, हाँ, गणराज्य की भी बात होती है उत्तर प्रदेश में। तो गणराज्य क्या होता था कि 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के समय उत्तर प्रदेश में कुल 7 गणराज्य थे, जहाँ राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जैसे इस समय है हमारे भारत में। अर्थात यहाँ राजा का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता था। ठीक, राजा को महासम्मत कहा जाता था तथा चुने सदस्यों का संगठन परिषद कहलाते थे।
ठीक, तो कभी कभी आ जाता है कि कितने गणराज्य हैं पीसीएस एग्ज़ामों में, तो ये ध्यान दीजिएगा। 7 हैं। शाक्य इनका क्षेत्र माना जाता है कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, कोलीय रामग्राम गोरखपुर, मौर्य विप्लवन गोरखपुर, मल्ल कुशीनगर, ये ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मल्ल 2 ठो हैं, एक कुशीनगर में है, एक पावा में है। ठीक, फाजिल नगर जो होता है पावा का। मग सुमसुमार गिरी, ये सुमसुमार गिरी पर्वत कभी कभी पूछ लेता है, कामतगिरी पूछ लेता है, जैसे इधर है आपका बांदा में चित्रकूट वाला, वैसे सुमसुमार गिरी पर्वत कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। कलाम केशपुत्र दोआब। ठीक, तो आज हाँ ये ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पहली वीडियो है, थोड़ा सा हमारा आवाज़ निकलने में नहीं उतना निकल पा रही आवाज़, जितना हम बोलते हैं ना उतना भी निकल नहीं पा रहे, एक डर बना हुआ है। तो देखते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके यहाँ से वीडियो बनेंगे क्लास लेके, अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने आप को उत्तर प्रदेश में जो भी क्लास लगे, अभी तो उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आप अपने आप को महत्व रखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही उच्च लेवल पे रहेगा। ठीक, ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, धीरे धीरे मिलता रहेगा सभी वीडियो। धन्यवाद, टेक केयर।